अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक्चुअली हमने कहा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 1869 के अंदर लॉदरमेयर ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई और वो पब्लिश भी करवाई थी, लेकिन हमने कहा कि लॉदरमेयर की पीरियोडिक टेबल को रिसीव नहीं किया गया प्रॉपरली। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जिस साल के अंदर लॉदरमेयर ने पीरियोडिक टेबल पब्लिश करवाई थी उसी साल के अंदर एक रशियन केमिस्ट था जिसका नाम मेंडलीव था। इन्होंने भी 1869 के अंदर अपनी पीरियोडिक टेबल पब्लिश करवाई, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ प्रिडिक्शंस थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को रिसीव किया और लॉदरमेयर की पीरियोडिक टेबल को रिसीव नहीं किया। दूसरा ये रीज़न था कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पर बनी थी, लेकिन लॉदरमेयर की जो पीरियोडिक टेबल बनी थी वो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पर थी। इस दूसरा यही रीज़न था जिसकी वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को रिसीव किया। तो चलें आज हम डिस्कस करते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पे। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनी हुई थी और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस क्या थे, मेरिट्स क्या थे और डिसएडवांटेजेस डीमेरिट्स क्या थे। तो आज हम उन्हीं पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्चुअली नंबर 1 ये आपके सामने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ अरेंज किए थे। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किया है, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। पहले हाइड्रोजन 1 मास वाला रखा, फिर उसके बाद किसका रखा, बेरिलियम रखा 9.4, उसके बाद फिर बोरान, फिर 11 वाला, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से। ठीक है, तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स रखे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से, और साथ साथ में मेंडलीव ने क्या किया है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है मेंडलीव ने उनको एक दूसरे के नीचे भी रखा है। ठीक है, क्या रखा है, उनको एक दूसरे के नीचे भी रखा है। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर जिनकी प्रॉपर्टीज में है, तो एक तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग के साथ साथ जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर उनको एक दूसरे के नीचे भी रखा है और उनके ग्रुप्स भी बनाए हैं मेंडलीव ने। ठीक है, अच्छा तो मैंने लिखा है सबसे पहली पॉइंट, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में का प्लेसिंग द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वर्टिकली बीनीथ ईच अदर, और जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच है तो मेंडलीव ने उनको एक दूसरे के नीचे भी रखा है। ठीक है, जब मेंडलीव ने ये सारी पीरियोडिक टेबल बनाई एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर और जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको एक दूसरे के नीचे रखा। जब इन एलिमेंट्स को रख लिया, रखने के बाद मेंडलीव ने ऑब्जर्व किया, मेंडलीव ने ये ऑब्जर्व किया कि मेंडलीव ने देखा कि कुछ एलिमेंट्स के बाद उसी सेम खासियतों वाले एलिमेंट्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया कि एक एलिमेंट है, सपोज करें ये एक एलिमेंट है लिथियम, लिथियम एक अल्कली मेटल है, लिथियम हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर लिथियम हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, और हमने कहा 2 लिथियम एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम एक सॉफ्ट मेटल है, पानी के साथ रिएक्शन करता है एक्सप्लोसिवली, तो लिथियम की ये कुछ प्रॉपर्टीज है। तो देखें लिथियम के बाद कुछ एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और इस तरीके से ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फिर उसके बाद क्या आता है, सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल लिथियम की तरह, इसलिए सोडियम को भी लिथियम के नीचे रखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मेंडलीव ने ऑब्जर्व किया, मेंडलीव ने तो जो एलिमेंट्स रखे थे वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ, लेकिन मेंडलीव ने जैसे ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता जा रहा था तो देख रहा था कि जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है उनको एक दूसरे के नीचे भी रख रहा था। तो एलिमेंट्स रखने के बाद मेंडलीव ने ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सेम खासियत, एक जैसी खासियतों वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनकी खासियतें आपस में मिलती जुलती हैं, सिमिलर हैं, वो एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स के बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से रख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आगे चल के क्या हो रहा है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं।
क्या हो रहे हैं, जैसे लिथियम में कुछ एलिमेंट्स के बाद क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज भी किसके साथ, लिथियम के साथ। फिर आफ्टर सम एलिमेंट्स के बाद क्या आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है और उस पोटेशियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ। तो ये ऑब्जर्व किया कि एक जैसी खासियतों वाले एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स के बाद दोबारा क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मेंडलीव ने इस रिपीटेशन वाली रेगुलरिटी का क्या नाम रखा, इसका नाम रखा पीरियोडिक लॉ। क्या नाम रखा आपका, मैंने लिखा है ही ऑब्जर्व्ड एलिमेंट्स अरेंज करने के बाद ही ऑब्जर्व, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट्स की खासियतें आपस में मैच होती है, मिलती जुलती है, दे आर रिपीटेड एट इंटरवल, वो एलिमेंट्स की खासियतें रिपीट हो रही हैं आफ्टर सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के बाद। जिस तरह आपके सामने ये लिथियम है, अल्कली मेटल्स है, सॉफ्ट है, मतलब कि जो इनकी प्रॉपर्टीज है, कुछ एलिमेंट के बाद इनके नीचे कौन आ रहा है, सोडियम, सोडियम की भी तकरीबन वही प्रॉपर्टीज जो लिथियम है। आफ्टर सम एलिमेंट फिर कौन आ रहा है, पोटेशियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज भी वही है जो सोडियम के। इसी तरह आफ्टर सम एलिमेंट कुछ इंटरवल के बाद, मींस कुछ एलिमेंट्स के बाद रुबिडियम आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है। तो इसका मतलब है कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं वो भी साथ साथ में रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और इस रेगुलरिटी का इन्होंने मेंडलीव ने क्या नाम रखा, पीरियोडिक लॉ। तो क्या नाम रखा, इज कॉल्ड द पीरियोडिक लॉ। और पीरियोडिक लॉ को कैसे डिफाइन किया जाता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग के साथ साथ क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या रिपीट होना, दोबारा रिपीट होना, इस रेगुलरिटी को पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर ही कुछ ऐसा था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स के बाद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ साथ क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। तो इस रेगुलरिटी का नाम पीरियोडिक लॉ रखा गया, ठीक है। तो अच्छा, तो पूछा जाता है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग के साथ साथ क्या प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, इस रेगुलरिटी को पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के साथ साथ, तो फिर उसे मॉडर्न लॉ कहा जाता है, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया गया, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करें। चलें अब आ जाएं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनी हुई थी। एक्चुअली क्या था, हमारे जो सिलेबस है बुक के अंदर, जो हमारे बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन वाली पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हमारे बुक के अंदर है वो तो सिर्फ उन्होंने शुरू में इंट्रोडक्शन करवाया था पीरियोडिक, वो पब्लिश करवाई थी, वो इंट्रोडक्शन वाली पीरियोडिक। उसके बाद जैसे आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है, ये जो पीरियोडिक टेबल थी ना, ये पीरियोडिक टेबल इंट्रोडक्शन वाली पीरियोडिक टेबल है, उन्होंने पब्लिश करवाई थी, ठीक है। लेकिन इसमें कोई सीक्वेंस वगैरह नहीं थी, मतलब मुकम्मल तरीके से ये पीरियोडिक टेबल नहीं बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, कुछ टाइम के बाद इसी पीरियोडिक टेबल को एक सीक्वेंस में, एक क्या वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज सीरीज में क्या किया, तब्दील कर दिया। तो इसका मतलब है कि मेंडलीव ने इस पुरानी पीरियोडिक टेबल को आगे चल के मॉडिफाई कर दिया, एक अच्छे तरीके से पीरियोडिक टेबल बना है। वैसे अगर आप मेंडलीव की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मेंडलीव के ज़माने में पीरियोडिक टेबल काफ़ी मॉडिफाई, बहुत सारी पीरियोडिक टेबल बनी थी, लेकिन वो मॉडिफाई होती जाती थी, ठीक है। मतलब एक बनी, फिर उसमें कुछ चेंजिंग, फिर दूसरी, इस तरीके से काफ़ी चेंजिंग होती जाती, ठीक है। तो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं मेंडलीव की जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है वो ये आपके सामने, ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो टॉप टू बॉटम है इनको कहते हैं वर्टिकल कॉलम। क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 वर्टिकल कॉलम, कितने होते हैं, 8 वर्टिकल कॉलम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से 8, जिनको क्या कहा जाता था, फर्स्ट से लेकर, जिनको क्या कहा जाता, ग्रुप्स कहा जाता था, ठीक है। तो ये ग्रुप्स 8 वर्टिकल। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज, ये हॉरिजॉन्टल रोज लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ऐसे इनको हॉरिजॉन्टल रोज, ये कितने थे, 12 थे, जिनको मेंडलीव के जमाने में क्या, इनको सीरीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सीरीज कहा जाता था। लेकिन आगे चल के मॉडर्न में इन सीरीज को किस में चेंज किया गया, पीरियड्स में। फिर ये सीरीज आगे चल के कुछ सीरीज आपस में मर्ज हो जाती हैं और ये पीरियड्स में कन्वर्ट हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेंडलीव की ज़माने में जो पीरियोडिक टेबल बनी थी तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को 8 वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट किया और 12 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए थे, जिनको क्या, ठीक है, जिनको
सीरीज कहा जाता था उस वक्त, ठीक है। फिर आगे चल के इन सीरीज को ना किस में, पीरियड्स में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। फिर आगे चल के ना मॉडर्न में इनको पीरियड्स में तब्दील किया गया, ठीक है। मतलब उस जमाने में इनको सीरीज कहा जाता था, फिर मॉडर्न में इनको क्या, सीरीज को पीरियड्स में करना। उस जमाने में 12 सीरीज थी, फिर 12 सीरीज में से कुछ सीरीज को आपस में मर्ज करके पीरियड्स में कन्वर्ट किया गया। कहीं पे दो सीरीज जैसे 4 और 5 को मर्ज करके क्या, एक पीरियड दे दिया। फिर इस तरीके से 6 और 7 को मर्ज करके क्या बना, एक अलग पीरियड दे दिया। तो दो तीन सीरीज को आपस में मिला के एक अलग से पीरियड। तो इसी तरह कहा जाता है। वो एक्चुअली क्या था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद जो चेंजिंग हुई थी ना, वो पीरियड्स बनाए थे, ठीक है। हमें कहा जाता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है। एक्चुअली क्या था, उनके पीरियड में सीरीज थी, कितनी, 12 सीरीज थी। फिर आगे चल के इन्हीं सीरीज को 12 को पीरियड्स में कन्वर्ट किया गया। कुछ सीरीज को आपस में मर्ज करके आपस में मिला के पीरियड बनाया गया। इसी तरह कुछ सीरीज को आपस में मिला के ना तो कम, मतलब कि उनको पीरियड्स में, जिसकी वजह से 7 पीरियड्स बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये है, इसमें अब ये जो पीरियड्स है ना, ये दो सीरीज आपस में मिल चुकी है। तो इनमें क्या है कि 2 सीरीज को कहीं कहीं आपस में मिला के एक पीरियड, तो इस तरीके से 7 पीरियड बन चुके हैं, ठीक है इसमें। तो चलें, ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस क्या थे। पहला एडवांटेजेस, इट हेल्प इन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स अरेंज किए हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर, उनको एक दूसरे के नीचे रखा है। इससे हमें सिस्टमेटिक स्टडी में हेल्प मिलती है। कैसी हेल्प मिलती है, हमें इससे ये पता चलता है कि अगर आपको किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, तो आप उसी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की मदद से आप उसके साथ जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, आप उन्हीं एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कि मान लो अगर सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, इजीली कट हो जाता है, ये एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर मोनोहाइड्राइड बनाता है, मान लो, ठीक है। और ये ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 एटम लिथियम के सोडियम के मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। और ऐसा हमने कहा कि ये एक सॉफ्ट मेटल है और ये पानी के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करता है। अब आपको ये सोडियम की प्रॉपर्टीज बताए। अब आप इस सोडियम की प्रॉपर्टीज, अब आप क्या करेंगे, इस सोडियम की प्रॉपर्टीज जो हैं इनको देखकर आप इनके साथ जो दूसरे एलिमेंट्स है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आप उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया कि हम कहा कि इससे हमें सिस्टमेटिक स्टडी में हेल्प मिलती है। कैसी हेल्प मिलती है कि हम सोडियम की मदद से, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर अल्कली मेटल। हम सोडियम की खासियत की मदद से, हम सोडियम की हेल्प की मदद से हम उनके साथ जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेंडलीव ने उनको इसलिए इनके साथ रखा है कि उनकी प्रॉपर्टीज, अगर आप सोडियम प्रॉपर्टीज आपको पता है तो उनके साथ जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज भी सोडियम के साथ सिमिलर होती हैं, तभी उनको साथ रखा गया। दूसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेजेस था मेंडलीव का, सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये था मेंडलीव का, ही लेफ्ट सम वैकेंट स्पेसेस फॉर अननोन एलिमेंट, फॉर अननोन एलिमेंट्स, फॉर अननोन एलिमेंट्स, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर अननोन एलिमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है कि कुछ स्पेस खाली छोड़ दी थी। अब आप कहेंगे सर स्पेस खाली छोड़ना बहुत आसान है, ये तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। एक्चुअली सिर्फ मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में अब खाली स्पेस नहीं छोड़ी थी, बल्कि उन एलिमेंट्स जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उनके लिए उन्होंने खाली जगहें छोड़ दी। उनका एटॉमिक मास भी लिखा, उनकी डेंसिटी, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी। कहा कि फलाने एलिमेंट्स आएंगे, उनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी और जैसे ही मिलें तो उनको यहाँ रखना, मैं खाली जगह छोड़। तो मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स मौजूद थे, अच्छा मेंडलीव के ज़माने में 63 एलिमेंट्स थे, कभी 65 भी कहा जाता है, तो अराउंड यहीं थे, ठीक है। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको भी अरेंज किया, लेकिन मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एलिमेंट जो डिस्कवर होंगे, जो मिलेंगे, उनके बारे में भी मेंडलीव ने बता दिया। उनके लिए भी खाली जगहें छोड़ दिए। खाली जगहें सिर्फ नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दिए कि फलाने एलिमेंट्स मिलेंगे, उनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे ही मिले तो यहाँ खाली जगह छोड़ा हूँ, यहाँ रखना, ठीक है। मैंने कहा ही लेफ्ट सम वैकेंट स्पेस फॉर अननोन एलिमेंट्स,
विच वर नॉट डिस्कवर्ड, वो डिस्कवर्ड नहीं थे, ठीक है, बट एंड आल्सो प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज अननोन, और उन अननोन एलिमेंट्स की इन्होंने प्रॉपर्टीज भी बताई कि उनकी डेंसिटी, उनका मास, उनकी ये दूसरी प्रॉपर्टी ये होंगी, ठीक है। और उन एलिमेंट्स को क्या नाम रखा उन्होंने उनका नाम रखा, एक का नाम रखा एका बोरान, एका मीन्स बिलो, तो बोरान के नीचे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, उसका ये एटॉमिक मास कितना होगा, उन्होंने यही तो कहा कि उनका जो एटॉमिक मास होगा, मिसाल वो कितना होगा, सपोज करें, ठीक है, 42 ये एटॉमिक मास होगा, ठीक है। उसकी खासियतें कहा बोरान के साथ मिलेगी, मैच होगी, वो मिलेगा, उनके लिए मैं जगह छोड़ना, तो उन्होंने जगह छोड़ दी। फिर दूसरे का नाम एक का एल्यूमिनियम, एक ऐसा एलिमेंट आएगा, उसका मास ये होगा, और कहा कि उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर होगी, उनको यहाँ रखना, उसके नीचे रखना, ठीक है, एक का मीन्स बिलो। और फिर कहा कि एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिनकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के साथ मिलेगी, तो वो सिलिकॉन के नीचे रखना, उसका नाम एक का सिलिकॉन देकर उसकी जगह छोड़ दी। तो ये क्या है, ये आने वाले एलिमेंट्स के लिए मेंडलीव ने प्रेडिक्शन की कि फलाने फलाने एलिमेंट्स आएंगे, उनकी खासियतें इनके साथ सिमिलर होंगी, और आप उनको इनके नीचे ही रखना, मैं खाली जगह छोड़ के जा रहा, ठीक है। अच्छा, फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ ही टाइम के बाद, मतलब कुछ थोड़ा अरसा गुजरा, वो जिंदा ही था मेंडलीव, तो कुछ अरसा गुजरा, तो वो जो अननोन एलिमेंट जिनके बारे में मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए दूसरे साइंटिस्ट के जरिए से। वो जिनके बारे में मेंडलीव ने पहले बताया, वो एलिमेंट डिस्कवर हुए। जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो जब उनकी प्रॉपर्टीज सही तरीके से क्या चेक की गई, तो तकरीबन वो ही प्रॉपर्टीज निकली जो मेंडलीव ने पहले ही बताई थी। और वो कौन से एलिमेंट्स है जिनके बारे में मेंडलीव ने प्रेडिक्शन की थी, वो ये थे, एक था स्कैंडियम, फिर गैलियम और जर्मेनियम। ये वो 3 एलिमेंट्स है जिनके बारे में मेंडलीव ने प्रेडिक्शन की और इनकी खाली जगहें छोड़ दी थी। जब इनके डिस्कवर हुए, जब इनकी प्रॉपर्टीज चेक की गई, तो तकरीबन वो ही प्रॉपर्टीज निकली जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट करके बताई थी। फिर ठीक है, सबसे बड़ा इसका रिमार्केबल प्रेडिक्शन जो एडवांटेज है वो ये था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही आल्सो करेक्टेड द मेनी डाउटफुल एटॉमिक मास। मेंडलीव ने फिर अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स रखे जिनका मास लॉदरमे की पीरियोडिक टेबल में करेक्ट नहीं था, तो उनको करेक्ट करके भी इन्होंने रखा। मतलब इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास करेक्ट करके पीरियोडिक टेबल में रखा। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस क्या थे मेंडलीव के? डिसएडवांटेज, इनके डिसएडवांटेज क्या था? सबसे पहला डिसएडवांटेज, एक्चुअली क्या हुआ, मेंडलीव जिंदा ही था, तो कुछ टाइम के बाद आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आ गया। जब आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट, आइसोटोप किसे कहते हैं? ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर से मास नंबर क्या चेंज हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहा जाता है। लेकिन हमने कहा कुछ ही टाइम के बाद जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए, लेकिन मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स की कोई पोजिशन डिसाइड, आइसोटोप्स जो थे ना उनकी पोजिशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर, ठीक है। मैंने कहा इसका डिसएडवांटेज क्या था? सबसे पहला, ही कुड नॉट गिव द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए, कुछ ही टाइम मेंडलीव जिंदा ही था, तो आइसोटोप्स की अब पोजीशन कहां रखी? तो मेंडलीव ने आइसोटोप्स की पोजीशन कोई डिसाइड नहीं की। मिसाल है कि आपको पता है कि हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर वाला 1 मास वाला पड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन 2 मास वाला कहां रखना है? 3 मास इनकी पोजीशन। कार्बन 12 वाला पड़ा है, लेकिन कार्बन 13 वाला जब डिस्कवर हुआ, कार्बन जब 14 वाला डिस्कवर हुआ, तो उनको कहां रखना है? इनकी कोई पोजीशन ही नहीं पता है, क्योंकि इनका मास तो अलग अलग है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेंडलीव आइसोटोप्स की पोजीशन सेटिस्फाई नहीं कर सका कि इनको कहां रखना है, ठीक है। पहला इसका डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या था? ही डिड नॉट प्लेस सम एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। दूसरा ये था कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कहीं कहीं एलिमेंट्स क्या है? इर्रेगुलर, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं रखी 3 जगहों पे। कहां? जैसे आपको पता है ये आर्गन है, देखिए ये आर्गन का मास होता है 40 और पोटेशियम का मास है 39, तो इन्होंने पहले आर्गन को रखा है। अच्छा, ये जो नोबल गैसेस है ना, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको पता है मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो नोबल गैसेस नहीं थी, फिर आगे चल के नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। मेंडलीव जिंदा ही था तो वो डिस्कवर हुई। जब वो डिस्कवर हुई तो उनकी जब प्रॉपर्टीज, मास निकाला गया, तो उनका प्रॉपर्टीज जो, उनका मास जो आ रहा था वो अल्कली मेटल्स और हेलोजन के बीच में आ रहा। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इन नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो कहा इनको कहां रखें? किसी पहले कहा कि 8th ग्रुप में रखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ,
लेकिन मेंडलीव ने तो कहा कि ये तो नोबल गैसेस अनरिएक्टिव है, इनको आप कैसे रखेंगे इनके साथ, और वो तो ऑक्साइड्स बनाते हैं जैसे आयरन निकल कोबाल्ट वो बनाते हैं। तो इसी तरह फिर क्या हुआ कि अब रखना है हमें इसने रखना भी तो है ना, कहाँ रखना है, बड़े परेशान तो वो नोबल गैसेस का काफ़ी ये डिस्कस चला था मेंडलीव के साथ, तो इनको कहाँ रखना है ये डिस्कस। तो आगे चल के पता चला कि जो नोबल गैसेस हो वो तो इनर्ट होती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, और इन नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच नहीं हो रही। तो फिर आगे चल के डिसीजन हुआ, साइंटिस्ट ने इनके साथ डिस्कस किया मेंडलीव के साथ, कहा कि ऐसा करें आप इनका ग्रुप ही अलग बना दें, 8th में ना रखे, इनका ग्रुप बना। तो इनका फिर ग्रुप बनाया गया था मेंडलीव के ज़माने में, काफ़ी टाइम के बाद बनाया गया था। तो इनका ग्रुप अलग से बनाया गया था और इनके ग्रुप का जो नाम रखा गया था जीरो ग्रुप रखा गया था, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो इनका जीरो ग्रुप। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ पीरियड टेबल, तो ये है, देखें आप पीरियड टेबल, इसमें जो जीरो ग्रुप है वो जीरो ग्रुप पहले, मतलब वो अल्कली मेटल से पहले और हेलोजन के बाद रखा गया है। तो जब ये इनको एटॉमिक मतलब कि इनका एक अलग से जीरो ग्रुप बनाया गया, तो अगर इनको जीरो ग्रुप, तो ये अल्कली मेटल से पहले, तो आर्गन अगर आप देखेंगे तो आर्गन का एटॉमिक मास कितना है 40, आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, तो इनको पोटेशियम से पहले रखा गया, हालांकि पहले हायर वाला फिर बाद में लोअर वाला रखा है। इसी तरह दूसरी जगह पे इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा है, निकल को बाद में, हालांकि कोबाल्ट का मास हायर है, निकल का लोअर है, तो हायर वाला पहले लोअर वाला बाद में। और तीसरा इन्होंने क्या किया कि जो टेलुरियम है, टेलुरियम को क्या किया कि टेलुरियम का 127.6 मास है और आयोडीन का 126.9 है, तो इन्होंने क्या किया है, टेलुरियम पहले आयोडीन बाद रखा है, वो ग्रुप के हिसाब से रखा है। लेकिन ये तो क्या है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं है, ये इरेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो 3 जगहों पे इन्होंने हायर मास वाले पहले, लोअर वाले बाद, तो ये इसका भी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है, ही आल्सो प्लेस द डिसिमिलर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। इन्होंने क्या किया, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में डिसिमिलर थी, कुछ प्रॉपर्टीज मैच थी और कुछ नहीं थी, इन्होंने एक ही ग्रुप में रखा है। जैसे अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको ना क्वाइनेज मेटल के साथ रखा है। क्वाइनेज मेटल कहते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये क्वाइनेज मेटल है, इनके साथ रखा है। वो इसलिए रखा है कि वो जो अल्कली मेटल है ना, वो भी एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो कहा कि ये जो क्वाइनेज मेटल है ना, ये भी ऐसा करते हैं, जैसे कॉपर हाइड्राइड, सिल्वर, तो मतलब इस तरीके से कहा कि ये क्वाइनेज मेटल और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है। तो इन्होंने क्या, हालांकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी डिसिमिलर है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनको एक ही ग्रुप में रखा है। देखो सबको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। तो ये भी फिर आगे चल के इनके अलग किया जाता है, इनके ग्रुप फर्स्ट ही रहता है, लेकिन इनके सेक्शन बनाया जाता है, ए और बी। क्वाइनेज मेटल को फर्स्ट बी और इनको अल्कली मेटल को फर्स्ट ए दिया जाता है, ठीक है। तो इनको ये तीसरा डिसएडवांटेज इसका, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये था, ही आल्सो प्लेस अ सिमिलर एलिमेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, डिसिमिलर थी, और मतलब कि सिमिलर थी, उनको इन्होंने क्या किया, अलग ग्रुप में रखा है। जैसे बेरियम और लीड, बेरियम और लीड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल होती है, आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि उनको अलग अलग ग्रुप में रखा है। बेरियम को सेकंड ग्रुप में रखा है और उसके बाद उसको लीड को फोर्थ ग्रुप में रखा है। तो ठीक है, ये उसके क्या थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ये मेंडलीव के थे, ठीक है। तो चलें अब आप पीरियड इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मॉडर्न पीरियड टेबल बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होगी। हम मॉडर्न पीरियड टेबल पे सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन जितने भी प्री-एंट्री टेस्ट के अंदर या एग्जाम में आते हैं वो मॉडर्न से आते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ना मॉडर्न पीरियड टेबल पे डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल समझाऊंगा, ठीक है, कुछ ही मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो आप पीरियोडिक टेबल मॉडर्न जो होगी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, हम उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।